ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में से 100 MCQs विद सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन ऐसी होगी कि अगर स्टेटमेंट चेंज होके भी आ जाए तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स से 2 वीडियोस बनाई हैं जिनमें 50-50 MCQs हैं और तमाम कोर्स उसमें कवर हो रहा है। पूरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तैयारी उन 2 वीडियोस से हो जाएगी। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी फर्स्ट 50 MCQs मैंने वीडियो में बना दिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, सोल्यूशन के साथ। मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दूँगी। तो ये मेरी 4th वीडियो है। इससे पहले 2 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अपलोडेड है 50-50 MCQs के साथ, 100 टोटल MCQs हैं, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपलोडेड है जिसके अंदर 50 MCQs हैं, और फर्दर 51 to 100 MCQs इस वीडियो में है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लास्ट वीडियो है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पूरा कोर्स कवर हो जाएगा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी पूरा कोर्स कवर है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। 50 MCQs लास्ट वीडियो में मैंने समझा दिए थे। हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक पे आए हैं। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को, यानी रैम जो है हमारे पास जिसमें प्रोसेसेस लोड होते हैं, प्रोसेसेस रैम में लोड होते हैं तब जाके CPU उन्हें एग्जीक्यूट करता है, इसकी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, किस तरह से करता है और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसमें कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं, क्या एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं इन स्लाइड्स में, इन MCQs में। सो चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। In dash size of the process is lesser than the total size of the partition, then some size of the partition get wasted and remain unused। वो ये कह रहे हैं कि ये कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर प्रोसेस का साइज़ कम होता है पार्टीशन के साइज़ से, जिसकी वजह से जो स्पेस है वो वेस्ट हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का। याद रखिएगा, जब आप फिक्स साइज़ की पार्टीशन बनाते हैं मेमोरी में, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल फिक्स साइज़ की आपने 4 MB की पार्टीशन बनाई हुई है, प्रोसेस जिसने लोड होना है उसका साइज़ 1 MB या 2 MB है, तो इसका मतलब है कि पूरी पार्टीशन उसको एलोकेट तो कर दी जाएगी लेकिन प्रोसेस ने पूरी पार्टीशन यूज़ नहीं करनी, बल्कि वो वेस्ट हो रही होगी बाकी पार्टीशन। इसे कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसका ए आंसर ठीक है। नेक्स्ट, इन डैश द टोटल अनयूज स्पेस ऑफ वेरियस पार्टीशन कैन नॉट बी यूज टू लोड द प्रोसेसेस इवन दो देयर इज स्पेस अवेलेबल बट नॉट इन द कंटिगुअस फॉर्म। अब अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी सुन ले, एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी रैम में 10 MB फ्री पड़े हुए हैं, लेकिन 10 MB इस तरह से फ्री हैं कि कहीं 1 MB फ्री है, किसी पीस में 2 MB फ्री है, कहीं 3 है, फिर कहीं 1 MB फ्री है, कहीं इस तरह से। यानी वो सारे जो फ्री स्पेसेस हैं वो कंटिगुअस, यानी एक साथ नहीं है। कंटिगुअस का मतलब होता है एक साथ, कि एक के साथ एक, इस तरह से नहीं है, बल्कि उनके दरमियान और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और भी बहुत सारी स्पेसेस हैं। यानी वो फ्री स्पेसेस एक साथ एक जगह पे एक ब्लॉक की फॉर्म में नहीं है, तो फिर नया आने वाला प्रोसेस लोड नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे तो एक ही जगह पे एक ब्लॉक की फॉर्म में फ्री स्पेस चाहिए होती है। तो इसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जहाँ पे फ्री स्पेसेस कहीं दूर दूर मौजूद हो, एक साथ एक जगह पे फ्री स्पेस का एक ब्लॉक मौजूद ना हो। तो इसका बी आंसर है। नेक्स्ट, इन डैश पार्टीशन साइज इज़ नॉट डिक्लेयर इनिशियली। साइज़ पहले डिक्लेयर नहीं किया जाता, इट इज़ डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ प्रोसेस लोडिंग। तो जब प्रोसेस लोड होगा तब साइज़ डिक्लेयर होगा। इसे कहते हैं डायनेमिक पार्टीशनिंग। ठीक है, यानी डायनेमिक का मतलब होता है कि जब लोडिंग हो रही होगी, जब प्रोसेसिंग हो रही होगी, तब साइज़ पार्टीशन का डिसाइड होगा, डिक्लेयर होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक पार्टीशनिंग इज। डायनेमिक पार्टीशनिंग की डिसएडवांटेज अब क्या है? ठीक है, इसका डिसएडवांटेज जो सबसे ज़्यादा है, इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं आती। ठीक है, देखें, आपको अगर 2 MB चाहिए एक प्रोसेस को लोड करने के लिए, 2 MB ही उसे मिलेंगे एग्जैक्टली, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि डायनेमिक है, जब प्रोसेस लोड होना होगा तब उसकी पार्टीशन बनेगी। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं आती और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें भी आती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक प्रोसेस आपने लोड कर लिया, जब उसकी एग्जीक्यूशन हो गई और प्रोसेस ने अपनी जगह खाली छोड़ दी, तो उस जगह पर फ्री स्पेस एक बन गई। इसी तरह से कोई और प्रोसेस है किसी और स्पेस में, किसी और मेमोरी लोकेशन पर एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट हो रहा है, वहाँ से उसने स्पेस छोड़ी, वहाँ पे भी एक फ्री स्पेस का चंक बन गया। यानी फ्री स्पेसेस बहुत सारी जगहों पे अलग अलग मौजूद हो सकती हैं, तो ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें आ सकती है, इसका डिसएडवांटेज है, यानी बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, इन डायनेमिक लोडिंग का मतलब है कि रन टाइम पे डिसाइड करना लोड करना है कि नहीं करना। ठीक है, अब ये क्या होता है कॉन्सेप्ट? ए, लोडिंग मल्टीपल रूटीन्स डायनेमिकली, बी, लोडिंग अ रूटीन ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड, सी, लोडिंग मल्टीपल रूटीन्स रेंडमली, और डी, नन ऑफ द अबव। तो सुन लीजिए कि डायनेमिक लोडिंग क्या होती है। कि डायनेमिक लोडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी रूटीन, लाइब्रेरी या कोई भी कोड है, इंस्ट्रक्शन है, जब उसे कॉल दी जाएगी तब वो लोड होगा, अदरवाइज़ वो लोड नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डायनेमिक लोडिंग, और इसका बी सही आंसर है। Next, in dash, all empty blocks are gathered to form one single block of large memory enough to accommodate some or all of the jobs waiting in the queue। तो इस केस में जब आपके थोड़ी फ्री स्पेसेस कहीं मेमोरी में पड़ी हो, तो आप उनको एक साथ फ्री स्पेसेस को सबको एक साथ कर देते हैं, जो प्रोसेस यूज़ हो रहे थे उनको सबको एक तरफ कर देते हैं। यानी जो आपकी ऑक्यूपाइड स्पेस है वो एक तरफ हो जाएगी सारी, और फ्री स्पेस एक तरफ हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रीलोकेटेबल डायनेमिक पार्टीशन। ठीक है, रीलोकेटेबल डायनेमिक पार्टीशन, ए इसका सही आंसर है। फिक्स पार्टीशन और डायनेमिक पार्टीशन और फ्रेगमेंटेशन ये इसके आंसर्स नहीं हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एड्रेस जनरेटेड बाय CPU इज़ रेफर्ड टू एज, जब CPU एड्रेस जनरेट करता है ना, तो वो फिजिकल एड्रेस नहीं होता, ठीक है, वो लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ CPU से प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहा होता है। उसके बाद है द एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द मेमोरी इज़ रेफर टू एज। जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस पड़ा होता है वो एग्जैक्ट मेमोरी का एड्रेस होता है, यानी फिजिकल लोकेशन का एड्रेस होता है। तो इसका आंसर ए है। 57 का आंसर बी है, 58 का आंसर ए है। नेक्स्ट, स्वैपिंग। अच्छा, स्वैपिंग होती क्या, पहले सुन लें। जब हमारे पास मेमोरी में स्पेस कम होती है और कोई नया प्रोसेस आना चाहता है, तो हम मेमोरी से किसी भी प्रोसेस को मेमोरी से डीएलोकेट करवा लेते हैं, डिलीट करवा देते हैं। ठीक है, मेमोरी से डिलीट करते हैं, और हार्ड डिस्क पे बैकिंग स्टोर होता है, हार्ड डिस्क की पोजीशन लोकेशन होती है, वहाँ पे उसको प्लेस कर देते हैं उस प्रोसेस को, कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए वहाँ रख देते हैं। तो इसे कहते हैं स्वैप आउट, के मेमोरी से निकाल के आप बैकिंग स्टोर पे प्रोसेस को कॉपी करें, इसे कहते हैं स्वैप आउट। और फिर नया प्रोसेस बैकिंग स्टोर से उठा के आप मेमोरी में लोड करें, इसे कहते हैं स्वैप इन। तो स्वैपिंग में स्वैप इन और स्वैप आउट ये दोनों चीज़ें होती हैं, और इसके लिए बैकिंग स्टोर की ज़रूरत होती है। 59 का जो ऑप्शन है सही वो सी है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट आर स्ट्रैटेजीज टू सिलेक्ट आ। ऑप्शन ए, प्रोसेस फ्रॉम अ क्यू टू पुट इन मेमोरी। Option B, processor to run the next process. Option C, free hole from a set of available holes. And D, all of the mentioned. तो पहले आपको सबसे पहले बताती चलूँ फर्स्ट फिट क्या होता है। फर्स्ट फिट का मतलब है कि आपने एक प्रोसेस लोड करना है मेमोरी में, आपको जो भी पहली लोकेशन मिलेगी खाली, ठीक है, एम्प्टी, जो भी पहली लोकेशन मिलेगी आपने उसमें लोड कर देना, ये होता है फर्स्ट फिट। ठीक हो गया। बेस्ट फिट क्या होता है? बेस्ट फिट का मतलब होता है पहली लोकेशन में लोड नहीं करना, जो फ्री में पहली लोकेशन मिल जाएगी, जो बेस्ट साइज़ मैच करी होगी ना इस प्रोसेस के साथ। जैसे प्रोसेस का साइज़ है 5 MB, तो आप 5 MB वाले में कोशिश करें, या 6 MB वाले में उसे लोड कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बड़े उसमें जैसे 20 MB में आप ना लोड कर दें, उसकी लोकेशन पूरा ब्लॉक जो बाकी वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ इतना सा यूज़ हो रहा होगा। तो ये होता है बेस्ट फिट। और वर्स्ट फिट का मतलब होता है कि आप वर्स्ट तरीके से मेमोरी को यूज़ करें, कि आपके प्रोसेस को 5 MB चाहिए, आपने 20-25 MB के ब्लॉक में उसे लोड कर दिया और सारा का सारा ब्लॉक बाकी वेस्ट, ये 5 MB सिर्फ यूज़ करेगा। तो ये एल्गोरिदम्स रिलेट करते हैं कि हम मेमोरी में किस तरह से प्रोसेसेस को एलोकेट करवाते हैं स्पेस। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, प्रोसेस फ्रॉम अ क्यू टू पुट इन मेमोरी। मेमोरी में जब आपको प्रोसेस लोड करना पड़ेगा तब ये स्ट्रैटेजीज यूज़ होंगी। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज। अच्छा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये होती है कि फ्री स्पेसेस होती हैं, ठीक है, मल्टीपल बिटवीन योर प्रोसेसेस। तो उन सारी फ्री स्पेसेस को ना हम एक जगह कर देते हैं ताकि एक कंटिगुअस फ्री स्पेस का ब्लॉक बन जाए, और जितनी भी ऑक्यूपाइड स्पेसेस होती हैं ना जिसमें प्रोसेस होते हैं उनको उठाकर एक साथ कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंपैक्शन, ठीक है। तो इसका ए आंसर है कंपैक्शन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम सॉल्व करते हैं कंपैक्शन के ज़रिए। नेक्स्ट इज डैश इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय द वर्चुअल
memory system to store the mapping between logical addresses and physical addresses। ठीक है, अब मैपिंग जो है ना कि लॉजिकल एड्रेस क्या है प्रोसेस का और वो किस फिजिकल एड्रेस पे पड़ा हुआ है मेमोरी में, इस मैपिंग को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेज टेबल। ठीक है, पेजिंग के साथ यूज़ होता है पेज टेबल। तो उसमें पेजेस बने होते हैं, प्रोसेस को ना पेजेस में डिवाइड किया जाता है और हर पेज का कोई स्पेसिफिक नंबर होता है। ठीक है, कोई लॉजिकल एड्रेस होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये वाला पेज जो है मेमोरी में इस लोकेशन पे सेव होगा। तो पेज टेबल ये चीज़ बताते हैं, सी इज़ द राइट आंसर कहा जाता है। फिजिकल मेमोरी दोबारा बता रही हूँ, जब उसे डिवाइड किया जाता है ब्लॉक्स में तो उसे फ्रेम्स कहा जाता है, और जब प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है ब्लॉक्स में फिक्स साइज के तो उसे पेजेस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, लॉजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू ब्लॉक ऑफ सेम साइज कॉल्ड पेजेस। ठीक है, तो यहाँ मैंने बता दी कि उसे पेजेस कहा जाता है। 63 का ए आंसर है और 64 का बी आंसर है। विथ पेजिंग देर इज़ नो डैश फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, अब पेजिंग का कॉन्सेप्ट बता दूं कि उसमें जो आपका प्रोसेस होता है ना उसे सेम साइज़ के पेजेस में डिवाइड किया जाता है। तो सेम साइज़ के पेजेस हैं, ठीक है, अगर फ्री स्पेसेस भी आ जाएंगी ना सेंटर में तो एक प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया जा रहा है तो वो पेजेस ना फ्री स्पेसेस में एडजस्ट हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की यहाँ। ठीक है, तो इस पेजिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप एक प्रोसेस को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर दो ना तो उसे रन करने के लिए कंटिगुअस मेमोरी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी लोकेशन पे उसे आप पेज को लोड करेंगे मेमोरी में तो वो रन हो जाएगा प्रोसेस आपका। तो विद पेजिंग देयर इज़ नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज dash is a memory management technique in which the memory is divided into the variable size parts। जो फिक्स साइज पार्ट्स में डिवाइड होती है वो पेजिंग कहलाती है। जो वेरिएबल साइज में डिवाइड होते हैं आपके प्रोसेसेस या कुछ भी तो उसे सेगमेंटेशन कहा जाता है, बी इज़ द राइट आंसर। जिसमें आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं ना फंक्शंस के, जिन्होंने लोड होना है प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो वो फिक्स साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं होते बल्कि उनको डिफरेंट साइज़ के सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, तो इसे सेगमेंटेशन कहते हैं, बी। नेक्स्ट इज द सेगमेंट बेस्ड कंटेन। अच्छा, मैं बता दूं कि सेगमेंट जिस तरह पेजिंग में पेज टेबल होता है ना जिसमें पेज का नंबर होता है और वो किस लोकेशन पे सेव है, फ्रेम नंबर वगैरह ये होते हैं, तो यहाँ पे सेगमेंट टेबल में, ठीक है, सेगमेंट टेबल में बेस एड्रेस होता है और एक लिमिट होता है, सेगमेंट लिमिट। बेस एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस होता है कि ये सेगमेंट मेमोरी में इस लोकेशन पे से स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा, बेस एड्रेस इज द स्टार्टिंग एड्रेस। और लिमिट क्या होता है कि इसका टोटल साइज क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक सेगमेंट 400 लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है और उसका टोटल साइज है 200 MB, तो वो क्या करेगा कि 400 से स्टार्ट होगा, लिमिट होगी 200 और वो एंड होगा यानी 600 पे, क्योंकि 200 का है ना तो 600 पे एंड होगा। एंडिंग यहाँ पे नहीं मेंशन की जाती, यहाँ पे लिमिट मेंशन की जाती है कि इसका टोटल साइज कितना है। तो 67th MCQ है, द सेगमेंट बेस कंटेन्स द starting logical address of the process, starting physical address of the segment in the memory and start segment length, none of the mention। तो इसका है B, starting physical address of the segment in the memory के starting address जो भी physical memory में होगा वो होता है, इसका B आंसर है। और 68 क्या है, the segment limit contains the, वही वाली सारी ऑप्शन है। लिमिट का मैंने बताया था कि वो लेंथ, टोटल कितना साइज है सेगमेंट का, सेगमेंट लेंथ, तो ये C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज Dash is a technique that allows program to be larger than the computer's main memory। तो प्रोग्राम जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी से लार्ज हो और फिर भी उन्हें रन करना हो तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ओवरलेइंग। इसमें ये होता है कि सारा प्रोग्राम एकदम से लोड नहीं करते मेमोरी में, जितने पोर्शन की ज़रूरत होती है उतना लोड कर लेते हैं, जब वो यूज़ हो जाता है वो पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाता है उसको वहाँ से अनलोड करते हैं और जितने पोर्शन की नेक्स्ट ज़रूरत होती है उसको लोड कर लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ओवरलेइंग, कि इसमें आपको ये ज़रूरत नहीं कि अगर आपकी मेमोरी 4 GB की है और आपका प्रोसेस 8 GB का है तो फिर ज़रूरत नहीं है कि आप ये वाला जो कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर जो है इस प्रोग्राम को रन ही नहीं कर सकेगा, ऐसा नहीं, या बड़ी मेमोरी आपको साइज़ ज़्यादा और ऐड करना पड़ेगा, ये ज़रूरत नहीं। ओवरलेइंग के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि पोर्शन वाइज वो ना प्रोसेस आपका लोड होता है और अनलोड होता है, एक साथ सारा लोड नहीं करना पड़ता, तो इसे कहते हैं ओवरलेइंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डैश इज़ अ सेक्शन ऑफ अ हार्ड डिस्क दैट्स सेट अप टू इमुलेट द कंप्यूटर्स रैम।
हार्ड डिस्क का वो पोर्शन जो रैम की तरह पे काम करे, ठीक है। समटाइम्स हमारे पास रैम कम होती है, उसका साइज़ कम होता है, तो हमें रैम का साइज़ ज़्यादा चाहिए होता है, हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं कंप्यूटर में, तो उस सूरत में हार्ड डिस्क के एक पोर्शन को रैम के तौर पर काम करने के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, यानी मेमोरी तो हमारे पास है रैम, लेकिन जब वो कम पड़ जाए तो हम हार्ड डिस्क को भी रैम के तौर पे काम करने पे रेडी कर दें, तो इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन डैश अ पेज इज कॉपीड टू द मेमोरी मेन मेमोरी व्हेन इट्स डिमांड इज मेड और पेज फॉल्ट अकर्स। तो जनाब एक कॉन्सेप्ट होता है डिमांड पेजिंग का, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि जब पेज की ज़रूरत होगी तब वो लोड होगा, जब उसकी ज़रूरत नहीं उसे लोड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसे डिमांड पेजिंग कहते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को जब एक पेज की ज़रूरत है और वो मेमोरी में मौजूद नहीं है, इसे कहते हैं पेज फॉल्ट आया है, ठीक है। पेज फॉल्ट, जब एक पेज की ज़रूरत है, प्रोसेसर को पेज चाहिए, उसने मेमोरी में देखा नहीं है, इट्स मीन इट्स अ पेज फॉल्ट, ठीक है। और जब उसे डिमांड पे लोड किया जाता है, प्रोसेसर भी क्या करता है कि जाता है बैकिंग स्टोर पे, देखता है पेज पड़ा हुआ है, वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम जो सारी हेल्प कर रहा होता है वहाँ से उठाता है, मेमोरी में लोड करता है और टेबल अपडेट करता है कि अब ये मेमोरी में पेज आ चुका हुआ है, इस तरह से काम करते हैं। तो इसे कहते हैं डिमांड पेजिंग, इस सारे प्रोसेस को। तो सी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट है अ डैश अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम अटेम्प्ट्स टू एक्सेस अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अभी बताया कि आपने एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी आपको चाहिए, ठीक है, एक प्रोग्राम अटेम्प्ट कर रहा है उसको एक्सेस करने के लिए, दैट इज़ नॉट स्टोर इन द फिजिकल मेमोरी, लेकिन वो ब्लॉक जो आपको मेमोरी में चाहिए वो नहीं है इस वक्त मौजूद फिजिकल मेमोरी या रैम में, तो उसे कहते हैं कि दिस इज़ अ पेज फॉल्ट। सी इज़ द राइट आंसर। अब ये जो पेज रिप्लेसमेंट होती है ना, ठीक है, आपकी मेमोरी फुल हुई है, उसमें डिफरेंट पेजेस पड़े हुए हैं, आपको एक नया पेज चाहिए, अब पहले मौजूद पेजेस में से कौन सा पेज निकालें तो वो नया पेज लोड करें, इसको एल्गोरिदम से हैंडल किया जाता है और उन एल्गोरिदम को कहा जाता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। जैसे पहले 10 पेजेस ऑलरेडी लोडेड हैं, ठीक है, उनमें से आपको एक निकालना पड़ेगा तब ये 11वां वाला लोड होगा, अदरवाइज तो जगह ही नहीं है आपकी मेमोरी में। तो इसे कहते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के जरिए नहीं करते हैं। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि जो पहले आया था ना सबसे पहले पेज, उसको सबसे निकाल दो, उसकी जगह इसे लोड कर दो नए पेज को। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्टिमल पेज एल्गोरिदम, उसमें ये देखा जाता है फ्यूचर में जो यूज़ होने हैं ना उनको नहीं निकालना, जो फ्यूचर में अभी यूज़ नहीं होने उन्हें उस वाले पेज को निकाल दो, इसे कहते हैं ऑप्टिमल पेज एल्गोरिदम। और लीस्ट रिसेंटली यूज़ का मतलब है जो अभी अभी यूज़ हुआ है उसको मत निकालो, जो काफ़ी देर से यूज़ नहीं हुआ उस पेज को निकाल दो। तो ये 3 एल्गोरिदम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही यूज़ होते हैं पेज रिप्लेसमेंट में। तो इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। मैंने तीनों को एक्सप्लेन भी कर दिया, अगर पेपर में चेंज होकर भी आ जाएगा तो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैंने अभी नेटवर्क्स वाली जो 50 MCQs रह गए वो मैंने अपलोड करनी है इसके बाद। तो फिर आप कमेंट में पूछ रहे होते हैं मैम आपने अपलोड नहीं की और ये वो अपलोड हो चुकी होती है, आप फिर भी पूछ रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लिंक्स वगैरह नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है, कि उन्हें पता ही नहीं चलता पहले वीडियो अपलोड हुई हुई चैनल पे, वो बार बार मांग रहे होते हैं। तो प्लीज़ पहले चैनल पे विजिट करके देख लिया करें, ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाएँ चैनल पर, ठीक है, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट का पोर्शन बना है, उसके अंदर अलग से BA BSc कंप्यूटर 2 के नाम से फोल्डर बना है, उसके अंदर सारी ये जो जितने भी MCQs हैं वो पड़े हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब फाइल सिस्टम के बारे में MCQs आ गए जनाब। देखिए मैंने ग्रेजुअली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, मेमोरी मैनेजमेंट, पहले स्केजुलिंग, पिछली वीडियो में स्केजुलिंग और प्रोसेस और वो सारा प्रोसेस की स्टेट्स, वो सारा कुछ पिछले वीडियो में मैंने कवर कर लिया। इसमें मैंने मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, सेगमेंटेशन सब कवर कर लिया है। तो अब आगे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज़ नन एज, जो कलेक्शन होती है फाइल्स की वो किस में सेव की जाती है, नन एज डायरेक्टरी, ठीक है, यानी ए फोल्डर नहीं कहेंगे, फोल्डर तब कहते हैं जब डायरेक्टरी की ऑप्शन ना होती, लेकिन डायरेक्टरी की ऑप्शन है तो डायरेक्टरी कहेंगे। फाइल सिस्टम चेक, तो इसका बी आंसर है डायरेक्टरी। तो इसका सही आंसर जो है वो डायरेक्टरी होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स हम प्लेस करते हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल। फ़ाइल का आइडेंटिफायर भी होता है, यानी उसका स्पेसिफिक नेम भी होता है, फ़ाइल की टाइप भी होती है, कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ ऑडियो फाइल्स होती हैं, कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, साइज़ भी होता है फ़ाइल का, कुछ 2 MB की, कुछ 10 MB की, कुछ GBs में भी होती हैं, लोकेशन होती है मेमोरी में। तो ये सारी ही एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं फ़ाइल की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, तो उन्होंने नॉट का कहा है तो ये सब है, तो इसलिए आप डी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेशन ऑफ फाइल, फाइल पे कौन कौन से ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो सकते? क्रिएट एंड राइट भी हो सकती है फाइल, रीड एंड रिपोजिशन भी हो सकती है, यानी उसको रीडिंग करते हुए या उसका कर्सर कहीं आप इधर उधर चेंज करना चाहते हैं उसकी लोकेशन तब भी हो सकती है, डिलीट और टर्नकेट भी हो सकती है, यानी फाइल के कॉन्टेंट्स भी डिलीट हो सकते हैं, फाइल्स की पूरी प्रॉपर्टीज़ भी डिलीट हो सकती हैं। तो ये सारे ऑपरेशन फाइल पे परफॉर्म हो सकते हैं, तो इसका भी डी आंसर है, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो कि फाइल पे ना परफॉर्म हो सके। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ट्रू अबाउट डायरेक्ट एक्सेस मेथड। अब मैं आपको बता दूं कि जब हमने फाइल एक्सेस करनी होती है तो उसके 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सेस, जिसमें आप किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है इंडेक्स्ड, जिसमें इंडेक्सिंग हुई होती है डेटा को एक्सेस करने के लिए। और एक होता है सीक्वेंशियल, जिसमें आपको ना स्टार्ट से लेकर स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। जैसे पहले आपने एक वर्ड देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से वर्ड बाय वर्ड, यानी पूरे सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। आप किसी भी पोजीशन पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो इन्होंने पूछा भाई डायरेक्ट एक्सेस मेथड क्या है, तो ओएस रीड द फाइल वर्ड बाय वर्ड, नहीं, ये इसका ठीक आंसर नहीं है। अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस बाय इट्स इंडेक्स, इंडेक्स वाला डिफरेंट सिस्टम होता है। रैंडम एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एक्सेसिंग द रिकॉर्ड्स डायरेक्टली, सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि डायरेक्ट आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर नॉट सपोर्टेड बाय डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इनमें से कौन से ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करती? सर्च फॉर अ फाइल, आप देखें डायरेक्टरी में सर्चिंग कर सकते हैं, फोल्डर्स वगैरह देखें अगर आप, तो उसमें आप फाइल सर्च कर सकते हैं, फाइल डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। फाइल रिकवरी, ये ऑपरेशन ऐसा है जिसके लिए आपको स्पेशल कोई टूल वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, ये डायरेक्टरी जो है ना उसका फीचर नहीं प्रोवाइड करती, तो डी इज़ द राइट आंसर। फाइल सिस्टम टेक्स केयर ऑफ विच ऑफ द इशू, यानी फाइल सिस्टम इनमें से किस इशू का ध्यान रखता है? रिकवरिंग फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस को रिकवर करने का। डिस्क स्पेस असाइनमेंट, यानी जो भी डिस्क की स्पेस है उस पर कौन सी फाइल को किस जगह पे एलोकेट करना है वो। ट्रैकिंग डाटा लोकेशन, लोकेशन डाटा की ट्रैक करना, ये सभी इश्यूज़ को फाइल सिस्टम टेक केयर करता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव, यानी डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, टू क्रिएट अ फाइल, ठीक है, ऑप्शन ए, एलोकेट द स्पेस इन फाइल सिस्टम, आपको स्पेस एलोकेट करनी पड़ेगी फाइल सिस्टम में। मेक एन एंट्री फॉर न्यू फाइल इन डायरेक्टरी, आपको डायरेक्टरी में एंट्री करनी पड़ेगी। एलोकेट द स्पेस इन फाइल सिस्टम एंड मेक एन एंट्री फॉर न्यू फाइल इन डायरेक्टरी, तो आपको फाइल सिस्टम में ये वही वाली चीज़ आ गई, सी में वही चीज़ लिखी हुई है कि फाइल सिस्टम में एलोकेट करें स्पेस और एंट्री कर दें डायरेक्टरी में, तो इसमें डी है नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि आपको स्पेस भी एलोकेट करनी पड़ती है फाइल अगर क्रिएट करें और उसके बाद डायरेक्टरी में एंट्री भी करनी पड़ती है, तो इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट इज फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश। अब फाइल टाइप कैसे पता चलती है? फाइल टाइप हमेशा फाइल की एक्सटेंशन से पता चलती है। .exe है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, .doc है तो डॉक्यूमेंट है, .xl है, XLS तो वो एक्सेल की फाइल है, PNG है, ठीक है, VLC है, डिफरेंट फाइल की एक्सटेंशन होती हैं जिससे पता चल जाता है कि फाइल की टाइप क्या है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, if one or more devices use a common set of wires to communicate with the computer system, the connection is called CPU, monitor, wire full और बस। तो आपको पता है कंप्यूटर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, वो एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करती हैं वो बसेस के ज़रिए करती हैं, तो इसका डी आंसर है बस। Next is the dash present a uniform device access interface to the I/O subsystem, much as system calls provide a standard interface between the application and the operating system. ऑप्शंस हैं डिवाइसेस, बसेस, डिवाइस ड्राइवर्स एंड आईओ सिस्टम। तो मैं आपको बताती चलूँ कि डिवाइस ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ये जितनी भी आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करने की फंक्शनैलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिवाइसेस तभी यूज़ कर सकते हैं जब तक उनके डिवाइस ड्राइवर्स अवेलेबल हों, तो इसका सी आंसर है डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट, द हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट अलाउज अ डिवाइस टू नोटिफाई द CPU एज कार्ड। अब जो हार्डवेयर के ज़रिए नोटिफिकेशन CPU को मिलती है वो किसके ज़रिए होती है? वो इंटरप्ट्स के ज़रिए होती है। याद रखिएगा, बी इंटरप्ट्स, यानी डिफरेंट हार्डवेयर जो है वो इंटरप्ट्स जनरेट करते हैं, तो CPU को पता चलता है कि मैंने अब क्या एक्शन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज
फॉर लार्ज डेटा ट्रांसफ़र डैश इज़ यूज। अच्छा, जब हमारे पास लार्ज डेटा ट्रांसफ़र होता है तो हम CPU को बिजी नहीं रख सकते, ठीक है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूज़ करते हैं, यानी डिवाइस डायरेक्ट मेमोरी के साथ इन कॉन्टैक्ट हो जाती है। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, उसमें ये होता है कि CPU को बार बार एक एक बिट और बाइट के लिए इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिकली मेमोरी और डिवाइस आपस में इन कॉन्टैक्ट होती हैं और डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो DMA इज़ द राइट आंसर, ए। उसके बाद है कैशिंग। कैश मेमोरी का तो आप लोगों को पता होगा सबको कि CPU और रैम के दरमियान एक मेमोरी होती है जिसे कैश मेमोरी कहते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह रिसेंटली एग्जीक्यूट हुई हों या फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट हो रही हों, वो सारी कैश मेमोरी में प्लेस होती हैं, यानी रिसेंट और फ्रीक्वेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर CPU को कोई डाटा चाहिए तो वो सबसे पहले कैश मेमोरी से देखता है, अगर कैश मेमोरी में मिल गया तो ठीक है, CPU से पिक कर लेता है, लेकिन अगर कैश मेमोरी में नहीं मिला तो फिर वो रैम में सर्च करता है, रैम से वो डाटा उठाता है, एक कॉपी उसकी कैश मेमोरी में रखता है और एक कॉपी वो रन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब चाहिए होगा तो कैश से मिल जाएगा उसे, यानी कैश मेमोरी जो है वो कॉपी होल्ड कर रही होती है डाटा की। तो कैशिंग डैश होल्ड्स अ कॉपी ऑफ द डाटा, इज फास्ट मेमोरी, होल्ड्स द ओनली कॉपी ऑफ द डाटा, होल्ड्स आउटपुट फॉर अ डिवाइस। तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि कैश में जो डेटा होती है उसकी कॉपी को होल्ड किया जाता है। तो कैशिंग इज होल्डिंग अ कॉपी ऑफ द डेटा। नेक्स्ट इज IO इज़ अ डैश इन सिस्टम परफॉर्मेंस। अब इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं वो एक मेजर फैक्टर है आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज या डिक्रीज़ करने के लिए। अगर ये डिवाइसेस स्लो होंगी ना तो CPU चाहे कितना भी फास्ट है आपका CPU, ठीक है, अगर ये डिवाइसेस स्लो है ना तो CPU भी बेचारा स्लो काम करेगा। तो ये मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो होती है वो जज की जाती है, मुहैया की जाती है, और स्लो भी हो सकती है अगर डिवाइसेस स्लो हैं और फास्ट भी हो सकती है अगर डिवाइसेस फास्ट हैं। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट जो MCQs हैं वो आ गए हैं जनाब सिक्योरिटी वाले टॉपिक में से। MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ मिलीशियस अटैक। मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारी सिस्टम्स होते हैं उनको वायरसेस भी अटैक कर सकते हैं, हैकर्स भी अटैक कर सकते हैं, इंट्रूडर्स भी अटैक कर सकते हैं, यानी हमारे डाटा को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस भी किया जा सकता है। तो ये सिक्योरिटी का चैप्टर इसी से रिलेटेड है, उसकी प्रिकॉशंस किस तरह प्रिवेंट करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस देनी है, इससे रिलेटेड होता है सिक्योरिटी का चैप्टर। तो इसमें हम देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ मलिशियस अटैक्स। के मलिशियस अटैक्स की कौन सी फॉर्म्स हैं ये। इनमें से थेफ्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी की इन्फॉर्मेशन चोरी करना, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, किसी का डाटा मॉडिफाई करना, वाइपिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिलीट ही कर देना किसी की इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी ही मलिशियस अटैक की टाइप्स में आते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा, कि उसमें कोई एरर ना हो, कोई मॉडिफिकेशन इस तरह की ना हो डाटा में जो आपके डाटा को इनकंसिस्टेंट कर दे। तो आप ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी का मतलब कि आप वायलेट करें और उसकी इंटेग्रिटी को ख़राब करें किसी डाटा की। तो ए ऑप्शन है, दिस टाइप ऑफ वायलेशन इन्वॉल्व्स अनऑथराइज रीडिंग ऑफ डाटा। ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये तो जस्ट रीडिंग से रिलेटेड है, हम मॉडिफिकेशन से रिलेटेड देख रहे हैं। दिस वायलेशन इन्वॉल्व अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा, बी इज द राइट आंसर। दिस सी है, दिस वायलेशन इन्वॉल्व्स अनऑथराइज डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा। डिस्ट्रक्शन हो सकती है बट मॉडिफिकेशन इज द, पहले जो ऑप्शन मिल गया मॉडिफिकेशन वाला वो ज़्यादा फिट होता है। दिस वायलेशन इन्वॉल्व्स अनऑथराइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी नहीं है, इसका बी आंसर है अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। अगर वो ना होता तो फिर हम कोई और कंसीडर कर लेते, बट इस वक्त मॉडिफिकेशन बेस्ट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं किसी का बहुत ही पर्सनल डाटा और उसे हम अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर रहे हो, रीड कर रहे हो, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है, दिस टाइप ऑफ वायलेशन इन्वॉल्व्स अनऑथराइज रीडिंग ऑफ डाटा। किसी का डाटा आप अनऑथराइज एक्सेस करें, रीड करें। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, यानी आप किसी की सर्विसेज को, रिसोर्सेज को यूज़ करें अनऑथराइज तरीक़ों से, तो थेफ्ट ऑफ सर्विस है ये। तो ऊपर जो अनऑथराइज रीडिंग, मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन, वो तीनों ही ऑप्शन ठीक नहीं है, लास्ट वाली ऑप्शन ठीक है। दिस वायलेशन इन्वॉल्व्स अनऑथराइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये किसी के रिसोर्सेज को अनऑथराइज तरीके से आप यूज़ करें, किसी का वाईफाई का पासवर्ड हैक कर लें और वाईफाई यूज़ करना शुरू कर दें, तो इसे थेफ्ट ऑफ सर्विस कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। इनमें से कौन सी वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वायरस डिस्ट्रॉय एंड मॉडिफाई यूजर डाटा, डिस्ट्रॉय करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और ये तो है कैरेक्टरिस्टिक, ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला। वायरस इज अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वायरस इज अ कोड एम्बेडेड इन लेजिटिमेट प्रोग्राम, ये भी हो सकता है।
ठीक है, वायरस ये भी काम करता है कि किसी ना किसी प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। वायरस कैन नॉट बी डिटेक्टेड, वायरस डिटेक्ट हो जाता है सिग्नेचर्स के जरिए। याद रखिएगा, वायरस सिग्नेचर्स के जरिए डिटेक्ट हो जाता है। एंटीवायरस क्यों डिटेक्ट करते हैं वायरसेस को? ऑल्दो कुछ नए तरह के वायरस होते हैं जिन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी वायरस जो हैं ऐसे नहीं कि जिन्हें डिटेक्ट ना किया जा सके। तो डी इज़ द राइट आंसर कि वो वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ नन एज डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। ठीक है, अब ये क्या अटैक क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें कि एक सर्विस है, आपने उसको इतनी दफ़ा फेक रिक्वेस्ट भेजी है कि वो ब्लॉक ही कर दे, जो जेन्युइन यूज़र हो उसको ही ब्लॉक कर दे। जैसे अक्सर किसी के फेसबुक अकाउंट का गलत पासवर्ड लगाते जाओ या जीमेल का गलत पासवर्ड बार बार एंटर करते जाओ, वो टेम्प्रेरी ब्लॉक हो जाता है अकाउंट। ठीक है, या किसी और लोकेशन से आपने किसी का फेसबुक अकाउंट एक्सेस कर लिया ना, तो वो ब्लॉक हो जाएगा और उसी वक्त ना जो यूज़र होगा उसके पास से भी लॉग आउट हो जाएगा और उससे क्या करेगा, अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करें। तो डिनायल ऑफ सर्विसेज ये होता है कि जो एक्चुअल यूज़र है उसके भी काम से गया वो। ठीक है, तो ए ऑप्शन है इट इज़ अटैक टू ब्लॉक ट्रैफिक ऑफ नेटवर्क। बी है इट इज़ अटैक टू हार्म कंटेंट स्टोर इन HDD बाय वर्म स्पॉन प्रोसेसेस। सी है इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल। तो ये सी इसका आंसर है कि अनअवेलेबल कर देते हैं रिसोर्स को एक्चुअल यूज़र के लिए भी। तो सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट, What is used to protect network from outside internet access? अगर इंटरनेट की एक्सेस आउटसाइड है और कोई मिलिशियस एक्सेस कर है, कोई हैकर है, कोई इंट्रूडर है, तो उसको एक्सेस को रोकने के लिए क्या किया जाता है? ट्रस्टेड एंटीवायरस। एंटीवायरस तो वायरसेस के लिए होता है, ये तो गलत हो गया। 24 और स्कैनिंग फॉर वायरस, ये भी गलत हो गया क्योंकि वायरसेस की बात नहीं हो रही, हम एक्सेस की बात कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस। फायरवॉल टू सेपरेट ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क, तो ये इसका सही आंसर है कि फायरवॉल जो है वो ये देखती है कि कौन सा जो ट्रैफिक आ रही है वो ऑथेंटिकेटेड है, कौन सी ट्रैफिक ट्रस्टेड नहीं है। सी इसका राइट आंसर है डिनाई यूजर एक्सेस टू वेबसाइट विच कैन पोटेंशियली कॉज सिक्योरिटी लीक। ये आगे से ये वाली डी ऑप्शन में नहीं अप्रोप्रिएट, सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट है इसकी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्रैप डोर? ट्रैप डोर बेसिकली ना प्रोग्रामर्स ने ना बैक होल्स रखे होते हैं कोड में। ठीक है, प्रोग्रामर को पता है, उसने कोड लिखा है, उसे पता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करूंगा तो सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है, तो वो अपने लिए कुछ ना बैक डोर्स रखता है जिसकी मदद से वो किसी ना किसी तरीके से सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी है वो ब्रेक कर सकता है। तो इसका बी ऑप्शन है इट इज़ अ होल इन सॉफ्टवेयर लेफ्ट बाय डिज़ाइनर, के प्रोग्रामर या डिज़ाइनर ने ये होल रखा होता है ट्रैप डोर। उसके बाद नेक्स्ट है फाइल वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू द डैश। जो फाइल वायरसेस होते हैं वो अपने आप को अक्सर एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल वो होती हैं जिन्होंने रन करना होता है प्रोसेसर के ज़रिए। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल वो जो रेडी हो रनिंग के लिए, बस उन्हें प्रोसेसर एलोकेट किया जाए और वो रन कर, तो उन्हीं फाइल्स के साथ अक्सर वायरस अटैच कर लेते हैं अपने आप को, ताकि वो फाइल जब रन करें एक्चुअल फाइल तो वायरस भी रन होना शुरू हो जाए। तो इसका सी आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब इनक्रिप्शन के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। जब हम लोग नेटवर्क पे कोई डेटा सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पिन कोड्स, पासवर्ड्स, अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड का नंबर और इस तरह की चीज़ें, तो उस वक्त अगर उस नेटवर्क पे कोई भी ट्रैफिक में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर ले तो हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेगा। तो उससे बचने के लिए हम डेटा को इनक्रिप्ट करके सेंड करते हैं, यानी उसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। अगर कोई एक्सेस कर भी ले तो उसे समझ ही ना आए कि डेटा जा क्या रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं इनक्रिप्शन। और जब रिसीवर रिसीव करता है तो वो इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करता है, यानी डिक्रिप्शन करता है, उसे ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इनक्रिप्शन दो तरह की होती है, एक सिमेट्रिक इनक्रिप्शन होती है और एक एसिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक की निस्बत एसिमेट्रिक ज़्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि इसके अंदर जो फार्मूला वगैरह यूज़ हो रहा होता है, जो की यूज़ हो रही होती है ना इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के लिए, वो डिफरेंट होती है सेंडर और रिसीवर के लिए। तो इन एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन सेम की इज़ यूज फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यहाँ सेम की यूज़ नहीं होती है, सिमेट्रिक में सेम की यूज़ होती है। डिफरेंट कीज़ आर यूज इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, तो बी इसका सही आंसर है। नो की इज़ रिक्वायर्ड फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये गलत है, तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सिक्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन? की कार्ड, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट भी डेफिनेटली यूज़र होगा, फिंगरप्रिंट वो वैलिड यूज़र होगा तभी वेरीफाई होगा। आई जो रेटिना होता है, आईज का पैटर्न वो भी यूनिक होता है। की कार्ड भी। पासवर्ड जो होता है वो इजीली स्टील हो सकता है, कोई भी लगा दे पासवर्ड, पता ही ना चले कि एक्चुअल यूज़र है या नहीं है। तो ये डी जो है वो लीस्ट सिक्योर मेथड है। नेक्स्ट है इन व्हाट इज़ नन एज मैस्कुरेडिंग। मैस्कुरेडिंग क्या होती है? मैस्कुरेडिंग बेसिकली होती है
कि एक पर्सन है जो कि कोई और यूज़र होना प्रिटेंड करे, यानी कि आई एम अ लेजिटिमेट यूज़र, मैं फ़लाना यूज़र हूँ, आई एम ऑथेंटिकेटेड, और वो कोई सर्विसेज लेना चाह रहा हो, ठीक है ना। यानी आपको लगे कि आप एक्चुअल पर्सन से बात करें या एक्चुअल पर्सन को आपने अपना डाटा सेंड किया, लेकिन वो किसी और पर्सन के पास जा रहा हो, वो सिर्फ एक्ट कर रहा हो जैसे मैं ऑथराइज यूज़र हूँ। तो मैस्कुरेडिंग होते हैं, ये देख लेते हैं अब इसकी ऑप्शन। व्हेन वन पार्टिसिपेंट इन कम्युनिकेशन प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, तो ए इज़ द राइट आंसर। बाकी ये भी देख लेते हैं। व्हेन अटैकर मॉडिफाइज डाटा इन कम्युनिकेशन, ये नहीं है। व्हेन अटैक इज ऑफ फ्रॉडुलेंट रिपीट ऑफ अ वैलिड डाटा, ये भी नहीं है। व्हेन अटैक गेन्स एक्सेस टू रिमोट सिस्टम, ये भी नहीं है। तो अगर मैस्कुरेडिंग होती है ये कि आप किसी और के तौर पर प्रिटेंड करें, यानी आप ओरिजिनल यूज़र ना हो, आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र ना हो, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे आप हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रेफर्ड वे ऑफ इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन की प्रेफर्ड वे क्या है? तो ज़्यादातर पब्लिक की इंक्रिप्शन की जाती है, ठीक है। प्री शेयर्ड सीक्रेट कीज़ और यूजिंग की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, सिमेट्री की, ये सारे जो हैं वो थोड़े लेस सिक्योर रहते हैं। पब्लिक की इंक्रिप्शन में ये होता है कि दो कीज़ होती हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, तो वो दो कीज़ होने की वजह से डाटा जो है वो सिक्योर ज़्यादा हो जाता है। और एक की अगर कोई गेट कर भी लो तो दूसरी की उसके पास नहीं होगी, तो डाटा इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट नहीं होगा डाटा, तो इससे ज़रा सिक्योर हो जाता है हमारा डाटा। ओके, लास्ट 2 रह गए हैं। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी 2 वीडियोस अपलोड किए, उनमें 100 MCQs पूरे कोर्स को कवर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की भी 2 वीडियोस हो गई, 100 MCQs हैं, पूरे कोर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सुन लें ना, समझ लें, तो आपको तैयारी और कहीं से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा इन्हीं से, ठीक है। लेकिन शर्त ये कि आप कॉन्सेप्ट को ज़रा अंडरस्टैंड करें। अच्छा जनाब, और दूसरी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, नेटवर्क वाले MCQs रह गए हैं कुछ, ठीक है, तो वो मैं अपलोड करूँगी। 100 तो नहीं होंगे, डेफिनेटली वो कम होंगे, वो पोर्शन थोड़ा कम ही है नेटवर्क वाला, तो जितने भी होंगे मैं अपलोड कर दूँगी और समझा भी दूँगी प्रॉपर, इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपके पेपर की प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आप मुझे मैसेज कमेंट्स में करते हैं कि हमें लिंक दे दें, कौन सी वीडियो अपलोड की है, कौन सी नहीं की, तो आपको नोटिफिकेशन मिले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपको उसी वक्त तैयारी हो जाएगी आपकी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलें लास्ट 2 MCQs करते हैं। व्हाट इज़ नॉट अ रोल ऑफ इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का रोल इनमें से कौन सा नहीं है? इंक्रिप्शन मैं बता दूं कि जब आप डेटा सेंड करते हैं नेटवर्क पे, तो उसके फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यूज़ होती है ताकि डाटा सिक्योर हो जाए। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ये ए बिल्कुल ठीक है। इट इज़ यूज टू इंश्योर यूज़र ऑथेंटिकेशन, यूज़र की ऑथेंटिकेशन करना। इट इज़ यूज टू इंश्योर डाटा इंटेग्रिटी, डाटा की कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना। इट इज़ यूज टू इंश्योर डाटा करप्शन डजेंट हैपन। अच्छा, डी जो है, डाटा करप्ट तो हो सकता है ना, नेटवर्क पे चलते चलते ट्रैफिक में हो सकता है कोई बिट्स मिसिंग हो जाए, डाटा करप्शन हो सकती है। ये इंक्रिप्शन जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं करती या फिर इंश्योर नहीं करती, लेकिन इंटेग्रिटी के डाटा सही कंसिस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी और ऑथेंटिकेशन के सही वैलिड यूज़र को ही पहुँचेगा और अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगी। ये सारी इंक्रिप्शन के रोल हैं, यानी ABC इंक्रिप्शन के रोल हैं, डी इंक्रिप्शन का रोल नहीं है, तो इसका आंसर डी है। लास्ट है, डैश इज अ सिस्टम दैट मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी एंड इश्यूज अलर्ट व्हेन सच एक्टिविटी इज डिस्कवर्ड। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ऐसा होता है जो नेटवर्क पे देखते हैं कि कोई ऐसा हैकिंग वाला काम तो नहीं होने वाला है, कोई ऐसा मलेशियस अटैक तो नहीं होने वाला जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क डाउन हो जाए, कंप्यूटर को कोई नुकसान हो या हमारा डाटा स्टील होने के चांसेस हो, तो उसको कहा जाता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मलेशियस एक्टिविटीज़ को जज कर लेगा, तो इसका आंसर है सी। इसके साथ ही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की तैयारी भी कंप्लीट होती है। 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, अब आप लोग इजीली अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। इन सब से एक्सप्लेनेशन सुने और जो मैं बताती हूँ उसको जहन में रखें उन पॉइंट्स को, ताकि अगर चेंज होकर भी आ जाए, मैं ये नहीं कहती 100% यही आएंगे, चेंज होकर भी आ जाए तो कॉन्सेप्ट्स तो मैंने सारे बता दिए ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और अच्छा पेपर कीजिएगा, पेपर के बाद मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।